तो देखिए, गोत्र व्यवस्था हिंदू समुदाय में, हिंदू सनातनीय परंपराओं में एक ऐसी व्यवस्था है कि जो समाज को वर्गीकृत करने का, समाज को विभिन्न खंडों में बांटने का एक काम करती है। और गोत्र व्यवस्था जो है वो समाज का एक अभिन्न अंग रही है, हिंदू भारतीय समाज का। और गोत्र व्यवस्था में हम यहाँ बात करेंगे कि किसी भी व्यक्ति का गोत्र कैसे तय हुआ करता था, यानी गोत्र निर्धारण के नियम क्या थे। निर्धारण के नियम। तो देखिए, सिंपल सी बात है, जब हम गोत्र की बात करते हैं, जब हम गोत्र की चर्चा करते हैं, तो गोत्र वास्तव में है क्या। अगर आप हिंदू परिवारों से हैं, अगर आप हिंदू समाज से हैं, तो आप पाएंगे कि हर हिंदू समाज का, हर एक जो है परिवार का टाइटल एक अलग चीज़ है, जाति एक अलग चीज़ है, और उनकी जो धार्मिक मान्यताएं हैं वो एक अलग चीज़ हैं। इसके बाद एक जो चीज़ महत्वपूर्ण रहती है वो है गोत्र, यानी किसी भी हिंदू व्यक्ति का एक गोत्र होता है। तो गोत्र वास्तव में है क्या। देखिए, हम जब वैदिक काल की बात करते हैं, जब हम वेदों के काल की बात करते हैं, जब हम ब्राह्मणी काल की बात करते हैं, तो उस समय क्या था कि जो है ये था कि समाज जो है उसमें सभी ब्राह्मण थे, सभी जो है साधु संत थे। तो उस तरह क्या हुआ कि साधु समुदायों का, ब्राह्मण समुदायों का जो विभाजन हुआ, उनके परिवार, उनके कुल को बांटा गया, उसका एक तरीका, उसकी व्यवस्था जो है गोत्र व्यवस्था कहलाती है। गोत्र व्यवस्था में गोत्र निर्धारण के जो नियम हैं, यानी किसी भी व्यक्ति का गोत्र कैसे तय होगा, उसके दो नियम दिए गए हैं। तो देखिए, गोत्र के निर्धारण के दो नियमों में जब हम बात करते हैं, उसमें जो पहला नियम है कि किसी भी गोत्र का नाम, किसी भी गोत्र का नाम किसी न किसी वैदिक ऋषि के नाम पर रखा गया है। किसी वैदिक ऋषि के नाम पर, वैदिक मतलब वैदिक काल के जो भी ऋषि हैं, के नाम पर देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि हर एक व्यक्ति का अपना एक गोत्र नाम है, अपने एक गोत्र का नाम है, मेरा भी है। तो अगर मेरे गोत्र का नाम ABC है, तो इसका मतलब ये कि किसी भी गोत्र का नाम किसी ना किसी वैदिक ऋषि के नाम पर रखा गया है। यानी आज आप किसी भी व्यक्ति को उसका गोत्र पूछें, उसके गोत्र का जो नाम रखा गया है, उसका व्यक्ति का जो गोत्र है, वो किसी ना किसी वैदिक ऋषि के नाम पर रखा गया है। वैदिक काल में कोई ना कोई ऋषि उस गोत्र के नाम के होंगे, या ये कह लें कि वो जो ऋषि थे उनके नाम पर ही किसी न किसी गोत्र का नाम रखा गया है। तो ये क्या है, गोत्र निर्धारण का पहला नियम है। गोत्र निर्धारण का दूसरा नियम कि किसी भी गोत्र से संबंधित सभी व्यक्ति उस वैदिक ऋषि के वंशज माने जाएंगे। तो देखिए, जैसा कि पहले हमने पहले नियम की बात की कि गोत्र निर्धारण का पहला नियम है कि किसी भी गोत्र का नाम, अगर मेरे गोत्र का नाम कुछ है तो इसका मतलब यह है कि उस नाम के कोई ना कोई वैदिक काल में वैदिक ऋषि रहे होंगे। पहला नियम यह है। दूसरा नियम कि किसी भी गोत्र से संबंधित सभी व्यक्ति, यानी कि अगर मेरे गोत्र का नाम भी वही है और किसी दूर दराज के राज्य में किसी अन्य व्यक्ति का गोत्र भी वही है, तो किसी भी गोत्र से संबंधित जो भी लोग होंगे वो देश के किसी भी कोने में रहते हों, किसी भी हिस्से में रहते हों, किसी भी समुदाय से संबंध रखते हों, लेकिन अगर एक ही गोत्र के जो व्यक्ति हैं वो उस वैदिक ऋषि के वंशज माने जाएंगे, उस वैदिक ऋषि के अंश माने जाएंगे। ये गोत्र निर्धारण के दो नियम हैं, यानी हर गोत्र का नाम किसी ना किसी वैदिक ऋषि के नाम पर रखा गया है, और दूसरा उस गोत्र से संबंधित सभी लोग उस वैदिक ऋषि के वंशज माने जाएंगे। तभी हिंदू परंपराओं में जब आमतौर पर विवाह होता है और जिन परिवारों में, जिन समुदायों में अंतर विवाह पद्धति है, यानी कि अपने ही गोत्र में, अपने ही कुल, अपने ही परिवार में शादी करने की परंपरा है, तो हमारे यहाँ गुण मिलाने से पहले गोत्र मिलाए जाते हैं।
गोत्र देखे जाते हैं। अगर किसी समुदाय, किसी परिवार विशेष में अंतर विवाह पद्धति है तो वो लोग अपने ही गोत्र में विवाह करेंगे, अपने ही गोत्र में शादी करेंगे, अपने गोत्र से बाहर शादी नहीं करेंगे। और अगर जैसे कि मेरे यहाँ बहिर्विवाह पद्धति है तो हमारे यहाँ अपने गोत्र से बाहर शादी की जाती है, किसी भी कीमत पर अपने गोत्र में शादी नहीं की जाती। जैसा कि हमने यहाँ पर कहा कि किसी भी गोत्र से संबंधित सभी व्यक्ति उस ऋषि के वंशज माने जाएंगे। तो मान लीजिए कि अगर मेरा गोत्र कुछ है और मेरे लिए कोई रिश्ता आया, मेरी शादी की बात चल रही है, तो हमारे यहाँ पर सबसे पहले गोत्र मिलाए जाते हैं। गोत्र मिलाने में ये होता है कि उनका जो लड़की वाले हैं उनका गोत्र क्या है और हमारा गोत्र क्या है। अगर गलती से भी मेरा और जो जहाँ मेरा रिश्ता होने वाला है उनका गोत्र मैच हो जाता है, मिल जाता है, तो किसी कीमत पर शादी नहीं हो सकती, क्योंकि एक गोत्र से संबंधित सभी लोग एक ही वैदिक ऋषि के वंशज हैं। तो इस तरह से तो जो दो लड़का और लड़की हैं वो एक दूसरे के भाई और बहन माने जाएंगे। और साथ ही साथ क्या करते हैं कि माता और पिता का गोत्र भी मिलाते हैं कि गलती से जो है माता का गोत्र या पिता का गोत्र भी मैच ना हो जाए। तो ये क्या है, गोत्र व्यवस्था है, गोत्र का जो है निर्धारण का नियम है। गोत्र एक हिंदू परंपराओं में मैं समझूंगा कि आप में से जितने भी लोग हिंदू समुदायों से हैं, हिंदू परिवारों से हैं, वो अपने माता, क्योंकि आज की जो जनरेशन है तो उसे गोत्र के बारे में जहाँ तक है पता भी नहीं होता, तो आप अपने माता पिता से, अपने बड़ों से अपना गोत्र जरूर पूछें और उन्हें भी लगे कि आप गोत्र के विषय में पढ़ भी रहे हैं। हमारे सिलेबस में भी गोत्र व्यवस्था के बारे में दिया गया है। तो एक टॉपिक गोत्र व्यवस्था, गोत्र निर्धारण। इसी के साथ एक जो महत्वपूर्ण चीज आती है वो आती है स्त्री गोत्र। स्त्री गोत्र, तो देखिए छोटी सी हम बात में इसको पूरा करते हैं। स्त्री गोत्र, तो देखिए सिंपल सी बात थी, स्त्रियों का गोत्र कैसे तय होता था, पुरुषों का गोत्र कैसे तय होता था। तो जैसे कि हमने कहा कि गोत्र निर्धारण के नियम ये हैं। पुरुष का अगर आपसे गोत्र पूछे कि पुरुषों का गोत्र कैसे तय होता था, तो साधारण से यही तरीके हैं। एक और चीज आप जब ऐड करेंगे इसमें कि पुरुषों का यानी जो जेंट्स हैं उनका गोत्र कैसे होगा, तो जाहिर सी बात है कि जो पुरुष गोत्र था वो आनुवांशिक था, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता था। यानी जो गोत्र मेरे दादाजी का है वही गोत्र मेरे पिताजी का होगा, और वही गोत्र मेरा, और जो मेरा गोत्र है वही गोत्र मेरी संतानों का, मेरे बच्चों का भी होगा। इस तरह से पुरुषों का गोत्र जो है इस तरह से तय होता है। जब स्त्री गोत्र की बात आती है तो इसमें थोड़ा सा जो परिवर्तन होगा कि देखिए स्त्रियां विवाह से पहले, शादी से पहले अपने पिता के गोत्र की मानी जाती हैं, और शादी के बाद, विवाह के बाद स्त्रियों को गोत्र वही माना जाएगा जो कि उनके पति का गोत्र होगा। यानी कि अगर मेरी शादी हुई है तो मेरी शादी से पहले मेरी जो पत्नी है, मेरी जो वाइफ है, उनका गोत्र वो था जो उनके पिता का गोत्र था, और जब हमारी शादी हुई तो गोत्र मिलाया गया, तो उस गोत्र में मेरा गोत्र अलग और उनके पिता का यानी उनका गोत्र अलग। शादी हुई तो शादी के बाद जो मेरी पत्नी है, जो मेरी वाइफ हैं, वो मेरे गोत्र की मानी जाएंगी। अब उनका वही गोत्र है जो कि मेरा गोत्र है। तो इस तरह विवाह से पहले स्त्रियों का जो गोत्र है वो वही होता है जो उनके पिता का गोत्र होता है, और शादी के बाद स्त्रियां अपने पति के गोत्र की मानी जाती हैं। तो यह है स्त्री गोत्र की व्याख्या, स्त्री गोत्र का अभिप्राय। तो यहाँ पर हमने आज की इस वीडियो में जो बात की है वो विवाह संबंधी नियमों की